अभी हम डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हमने कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक देखी हैं, उसके आगे और प्रॉब्लम आज हम देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। A charged particle moves in a uniform magnetic field. The velocity of the particle at some instant makes an acute angle with the magnetic field. The path of the particle will be number 1 a straight line, number 2 a circle, number 3 a helix with uniform pitch, number 4 a helix with non-uniform pitch. कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कब मूव करता है? जब उसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसमें कोई फोर्स लगने लगे। सपोज करो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा था और इस पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स काम करने लगा, तो ये इस तरह से मूव कर घूम जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब ये जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स काम करने लगा, एक्ट करने लगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगता है, इसलिए ये सर्कुलर मोशन में घूमने लगता। एक चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो क्या होगा? इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्ज का मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो इसमें फोर्स किस तरफ लगेगा? ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसमें फोर्स जो होता है बी क्यू भी इस डायरेक्शन में लगने लगता है। तो जब बी क्यू भी इस डायरेक्शन में लगने लगता है तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट कर लेता है। अब क्वेश्चन में कंडीशन ये है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर परपेंडिकुलर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसमें जो लॉरेंज का फोर्स लगता, लॉरेंज फोर्स लगता, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसकी वेलोसिटी की। जैसा कि हमने अभी देखा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इसके मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा बी क्यू बी यानी लॉरेंज फोर्स। इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि ये परपेंडिकुलर ही एंटर नहीं करता है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता हुआ एंटर करता है। ठीक है, इस वेलोसिटी से यहाँ थीटा बनाते हुए ये एंटर करता है। तो अब यहाँ दो कंडीशन होंगी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो ये इसको इस तरह से घुमाएगा सर्कुलर मोशन में।
लेकिन ये जो Vx पार्ट है इसका, माने इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसको आगे भी बढ़ाएगा। तो क्या होगा, ये इस तरह से हेलेक्स फॉर्म में इसका पाथ होगा, और इसका जो फ्रिक्वेंसी है, यानी इस हेलेक्स की फ्रिक्वेंसी है, वो सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि Vx की वेलोसिटी सेम रहती है पूरी, तो जितने जितना बढ़ रहा है उतना ही उतना बढ़ेगा ये आगे। और दूसरी कंडीशन और है कि अगर आगे क्वेश्चन आएंगे इसके लिए क्लियर कर दें कि जिस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो अंदर एंटर करने के बाद अगर वो सर्कुलर मोशन में आता है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। और जब वो यहाँ बाहर निकलेगा, सपोज करो यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। इस तरह क्वेश्चन आगे बाहर आएंगे और आगे आएंगे तो उसको हम देखेंगे। Thus, the path of the particle will be a helix with uniform pitch. नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट The coil of a galvanometer consists of 100 turns and effective area of 1 centimeter square. The restoring couple is 10 की power minus 8 Newton meter per radian. The magnetic field between the pole pieces is 5 Tesla. The current sensitivity of this galvanometer will be करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन सी इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू है देखना पड़ेगा ना, अभी सी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर माइनस 1 रेडियन। नंबर ऑफ टर्न्स है 100। बी की वैल्यू है 5 टेस्ला। इफेक्टिव एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, बी की वैल्यू 5 टेस्ला, ए की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4, सी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, तो ये आया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 10 की पावर माइनस 8, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी 5 माइक्रोमीटर। यानी यहां आ रहा था 5 रेडियन पर मीटर। जब हमने इसको 10 की पावर माइनस 6 को घटा दिया,
यानी 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दिया तो 5 रेडियन पर माइक्रो एम्पियर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट। A charged particle is projected in a plane perpendicular to a uniform magnetic field. The area bounded by the path described by the circle is directly proportional to its number 1 velocity, number 2 momentum, number 3 kinetic energy, number 4 both 1 and 2. किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता परपेंडिकुलर, तो ये एक सर्किल बनाएगा। तो ये जो पाथ कवर कर रहा है, इस पाथ का एरिया वो किस पे डिपेंड करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, ये एरिया, एरिया मतलब πr², ये किस पे डिपेंड करेगा। ठीक, माने आर पर डिपेंड करेगा, तो आर किस पे डिपेंड करेगी, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू बी क्यू वी, वी से भी कट गया। ठीक है, तो एम वी अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब एरिया इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, P आ गया जी, P अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू R। ठीक है, तो यहां से हम लें अगर, तो यहाँ V कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा P² की, तो R² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P, और R² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P² की। ठीक है, यानी एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P² की। ठीक, अब K इज इक्वल टू होता है P² अपॉन 2m, यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P² के, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, K। तो एरिया काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, आंसर थर्ड इज करेक्ट। Two concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Their radii are 20 cm and 40 cm, and they carry respectively 0.2 ampere and 0.3 ampere current in opposite direction. The magnetic field in Webers per meter square at the center is. टू कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, एक छोटी एक बड़ी है, एक की रेडियस 20 मीटर है, एक की रेडियस 40 मीटर है। छोटी वाली में 0.2 एम्पियर की करंट बह रही है, बड़ी वाली में 0.3 एम्पियर की करंट बह रही है। दोनों में एन टर्न है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो ये तो क्लियर है कि एक एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगी उसकी वजह से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जब भी बहती है तो करंट की वैल्यू इस तरह से, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी पेज अपवर्ड। ठीक, और अगर क्लॉकवाइज बहती है तो कैसी होती, परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड
डाउनवर्ड, यानी ये तो क्लियर है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो इनका माइनस होगा। पहले इसकी वजह से V1 निकालेंगे, उसकी वजह से V2 निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इधर, ठीक। स्मॉल सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, μ0/4 पाई 2 पाई NI/R1। तो μ0/4 पाई 2 पाई, N की वैल्यू 10, I की वैल्यू 0.2 एम्पियर और R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻²। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक, ये 0.1 से 10 कैंसिल। ठीक है, μ0/2 इंटू 10⁻⁻1, μ0 10/2 इक्वल टू 5 म्यू। ये आएगा इसकी वजह से, V1 की वजह से। V2 μ0/4 पाई 2 पाई, N की वैल्यू 10, I की वैल्यू 0.3, R की वैल्यू 40 इंटू 10⁻²। ठीक, तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक, फाइव 8 जा 40। पॉइंट 3 इंटू 10⁻²/8, μ0 30/8, 15/4, V2 की वैल्यू म्यू। दोनों को माइनस करेंगे, V1 माइनस V2 5 म्यू माइनस 15/4, 4 20 माइनस 15, 5/4 म्यू। बी की वैल्यू रिजल्ट है। A arbitrary shaped closed coil of a wire of length L and current I ampere is flowing in it. If the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, the force on the coil is। कोई आर्बिट्री शेप कॉयल है इस तरह से, इसमें इस तरह ही करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा।
फोर्स इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कितना होगा। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता, IBL साइन थीटा। यहाँ जो कंडक्टर की डायरेक्शन है वो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही, क्योंकि इस प्लेन में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में काम कर रही, तो यहाँ थीटा की वैल्यू तो 90 हो ही जाएगी। तो यहाँ आएगा IBL। अब यहाँ एक चीज हमेशा प्रॉब्लम्स में ध्यान रखने की है कि जो ये L होती है वो इफेक्टिव लेंथ होती है, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉइंट है जो वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही इसकी इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। इसकी इफेक्टिव लेंथ ये नहीं कहलाएगी, इसकी इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी इन दोनों, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो इस जो इसकी जो आर्म है उसके लिए भी F की वैल्यू IBL होगी। अगर ये सपोज करो ये L है इतना, तो ठीक है, और इसके लिए भी IBL होगी। तो फोर्स जब इस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक, तो फोर्स इस केस में कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। और इस सॉरी लेफ्ट हैंड बोल लेना था, इस डायरेक्शन में फोर्स इसमें किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। मतलब करंट इस डायरेक्शन में बह रही, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ कर रही, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। अब इस केस में फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में बह रही, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इधर काम कर रहा, तो इसलिए इसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। क्यों 0 हुआ ये 0 इस वजह से हुआ क्योंकि कर्व्ड अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ लेते हैं उसमें फोर्स निकालने के लिए, मतलब दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि L दोनों ही केस में सेम होगी। A ring of radius A and charge Q rotates with frequency f about its own axis. The magnetic induction at center is assume that whole charge is situated at its outer surface. कोई भी सर्कुलर कॉइल की वजह से V की वैल्यू कितनी होती है, μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I या NI, N तो 1 है, अपॉन R, ठीक है। यहाँ चार्ज है तो 2 पाई I की जगह रखेंगे Q अपॉन T, और ये R की जगह R रहेगा, R की जगह यहाँ A दिया तो A रख लेंगे अपन, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, μ0 अपॉन 2, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1 अपॉन T टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ ऊपर आ जाएगी, 1 अपॉन T है, तो ये हो जाएगा F इंटू Q, ठीक, R की जगह आ जाएगा A, तो वैल्यू क्या हो जाएगी μ0 FQ अपॉन 2A। A semicircular wire ABC and a straight conductor ADC, each carrying current I, are kept in the magnetic field. Then ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जिस प्लेन में रखे हुए हैं ये, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के संग थीटा एंगल बन रहा, तो अब यहाँ थीटा एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहे
करंट ऐसी फ्लो कर रही हो या करंट ऐसी फ्लो कर रही हो या ऐसी पूरे 360 डिग्री पे कहीं भी करंट फ्लो कर रही हो, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की का प्लेन ही इस प्लेन के संग 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हमेशा ये एंगल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल और इस करंट का एंगल हमेशा 90 ही होगा। नंबर एक। नंबर दूसरा, अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब कोई बेंट कंडक्टर होता है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, यानी इस केस में भी एबीसी जो होगी लेंथ नहीं ली जाएगी, एसी लेंथ ही ली जाएगी। यानी एडीसी कंडक्टर के लिए भी जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी होगी, और एबीसी कंडक्टर के लिए भी जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी होगी, यानी इफेक्टिव लेंथ। तो जब दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों में करंट एक डायरेक्शन में बह रही है, तो दोनों में एक से फोर्स अप्लाई होंगे, ठीक है, इसलिए दोनों पर फोर्स इक्वल होंगे। ये Section PQ of a circuit is placed along the x-axis from x is equal to minus 1 by a by 2 to x is equal to plus a by 2 and carries a steady current I. The magnetic field due to the section PQ at a point x is equal to plus a will be. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की -a/2 से +a/2 तक एक कंडक्टर रखा है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब पूछ रहे हैं कि +a पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। जिस लाइन में ये रखा हुआ है कंडक्टर, उस लाइन में यहां से लेके इन्फिनिट तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में काम नहीं करती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो, ठीक। इससे अगर अपन यहाँ निकालेंगे तो निकल आएगी, यहाँ निकालेंगे तो निकल आएगी। कैसे निकल आएगी? इधर निकालेंगे तो मैक्सवेल रूल से इधर की तरफ निकल आएगी, इधर निकालेंगे तो ऊपर की तरफ निकल आएगी। लेकिन इस एक्सिस पर यानी इस लाइन पर हम पूरी जगह यहाँ 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 हर जगह v की वैल्यू 0 होगी। Circular coil of wire carries a current. PQ is a part of very long wire carrying a current and passing close to the circular coil. If the direction of the currents are those as shown in figure, what is the direction of force acting on PQ? ये एक सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, और उसके आगे इस तरह से एक कंडक्टर और रखा हुआ है PQ, उसमें नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रही है, P2Q फ्लो कर रही है। अब निकालना है कि इस PQ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक। अब आपको पता है कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करती है तो ये बनता है, और जब भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करती है तो ये बनता है। मतलब इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड आउटवर्ड होती है, इसमें परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड डाउनवर्ड होती है, ठीक। अब इस केस में कैसी फ्लो कर रही? ऐसी फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड आउटवर्ड होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड किससे लेते हैं अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में? इससे लेते हैं, ठीक। ठीक, अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ गई? बाहर की तरफ आ गई, ठीक। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट किससे शो करते हैं अपन? मिडिल फिंगर से शो करते हैं। मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में आ गई? नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक। ये परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड आउटवर्ड, ये डाउनवर्ड किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड, ठीक।
इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, यानी परपेंडिकुलर एट राइट एंगल टू दी लेफ्ट। If an electron describe half a revolution in a circle of radius r in a magnetic field B, the energy acquired by it is किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो हाफ सर्कल कवर करता है, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें एनर्जी लॉस होगी, गेन होगी, सेम रहेगी। हमने पहले ही बताया था कि जब कोई परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो जिस वेलोसिटी से एंटर करता है उसी वेलोसिटी से निकलता है, ना तो वहाँ एनर्जी गेन होती है ना एनर्जी लॉस होती है, इसलिए एनर्जी गेन और लॉस विल बी जीरो। magnetic dipole moment of the given arrangement is सर्किल है और एक ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एन आई ए, कैपिटल ए, ठीक है। तो जब ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो करती है तो ये इनवर्ड होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है तो ये आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, यहाँ भी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो दोनों के मैग्नेटिक जो डाइपोल होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ना है कुल मिला के, ठीक है। तो आई पाई आर स्क्वायर बट अपॉन 2, क्योंकि ये हाफ सर्किल है, ए स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस ए दी है, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये इसका m1 हो गया, m2 हो जाएगा आई 4a इंटू 4a, ब्रेड्थ इंटू लेंथ, तो 16a स्क्वायर आई, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस आई 16a स्क्वायर, यहां से आई कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई प्लस 16, पाई 2 कॉमन ले लिया, पाई बाई 2 प्लस 16, ये कोई one moves on the axis of current carrying circular coil starting from the center of coil, then the magnetic field induction number 1 decreases, number 2 increases, number 3 first decreases then increases, number 4 first increases then decreases। कॉयल है, वो कॉयल के एक्सिस पर अगर हम कहीं पर भी मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m मैग्नेटिक डाइपोल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर, ठीक है। अब अगर यहाँ ये सेंटर पे होगा, यहाँ पे भी लेंगे तो b की वैल्यू के लिए यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इधर ये x ये है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी सेंटर के लिए, तो सेंटर के लिए b की वैल्यू कितनी आएगी, सेंटर के लिए सेंटर, तो सेंटर पे वैल्यू क्या होगी, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो हमने ये देखा
कि ये वैल्यू कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपॉन में एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ, तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। माने हम जैसे जैसे सेंटर से दूर की तरफ चले जाएंगे, बी की वैल्यू घटती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी डिक्रीज हो रही, ठीक, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर जुड़ता जा रहा। Loop of area 1 centimeter square carrying a current of 10 ampere is placed in a magnetic field of 0.1 Tesla perpendicular to the plane of the loop. The torque on the loop due to the magnetic field is। ये कोई कॉयल है और रखी हुई है इसमें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, तो इसका डाइपोल मोमेंट, हमने बताया डाइपोल मोमेंट जो प्लेन होता है कॉयल का, उसके परपेंडिकुलर काम करता है, ठीक। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज काम कर रही है तो ये आउटवर्ड काम करेगा, और अगर क्लॉकवाइज काम कर रही है तो इनवर्ड काम करेगा, लेकिन काम करता है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और बी की वैल्यू भी इसके परपेंडिकुलर ही है। तो जब डाइपोल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो भी पर यहाँ काम कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी इसी डायरेक्शन में काम कर रही, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट इसका साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। An electric charge in uniform motion produces number 1 electric field only, number 2 a magnetic field only, number 3 both electric and magnetic field, number 4 no such field at all। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया था कि जब कोई भी चार्ज रुका होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब चार्ज मूविंग होता है, सपोज करो v वेलोसिटी से q कूलम चार्ज मूव कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती है, ठीक। 1 meter length of a wire carries a constant current. The wire is bent to form a circular loop. The magnetic field at the center of the loop is B. The same wire is now bent to form a circular loop of a smaller radius to have 4 turns in the loop. The magnetic field at the center of this new loop is। ये एक लंबा वायर है, एल लेंथ का है, और इसको हमने बेंड करके इसको एक सर्कुलर कॉइल बना दी, ठीक है। तो उसकी सपोज करो इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। अब हमने उसी को छोटे छोटे 4 कॉइल बना दिए, 4 टर्न बना दिए, ठीक है, 4 टर्न बना दिए, ठीक। तो जो न्यू कॉइल बनी है जिसमें 4 टर्न है, उसमें V2 कितनी होगी बी के टर्म में, ये निकालना है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगी, μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, ठीक है। यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक ही टर्न है, 2 पाई आई अपॉन आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 2 पाई, तो यहाँ एल आर की जगह क्या रख देंगे, एल अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एल, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि इसको सपोज करो इस एक को चार भागों में तोड़ रहे हैं, एक उसको, और फिर उसके चार अलग अलग छोटे छोटे कॉइल बना रहे हैं। ये ना कंडीशन कि अब चार टर्न में उसको मोड़ दिया, मतलब इस लेंथ को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे तार कर लिए और फिर उनके चार टर्न बना दिए, तो वो चार n = 4 हो गया, मतलब चार कॉइल हो गई एक तरह से। तो अब क्या होगा, न्यू इसके लिए 2 पाई r डैश = L/4, तो r डैश = L/8 पाई। ठीक है, अब यहां से b डैश निकालेंगे, तो μ0/4 पाई 2 पाई n, आई करंट सेम है, अपॉन r डैश, μ0/4 पाई 2 पाई n की जगह 4, आई की जगह आई, r डैश की जगह यहां से वैल्यू रखेंगे L/8 पाई। ठीक है, तो ये μ0/4 पाई, पाई ऊपर जाके पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये 8 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होके 16i हो गया, अपॉन L। ठीक है, तो अब यहाँ अगर b डैश है, तो b डैश की b के टर्म में निकालेंगे, तो इतना तो ऑलरेडी है, मतलब इस 16 को अगर इधर अलग कर दें, तो इतना तो ये ऑलरेडी है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन, b, तो ये आ जाएगा 16b। क्लियर। A magnetic field of 0.004 cap Tesla exerts a force of 4i cap plus 3j cap into 10 की पावर minus 10 Newton on a particle having a charge of 10 की पावर minus 10 to the power minus 9 coulomb and moving in xy plane. The velocity of particle is, ये चार्ज किस वेलोसिटी से मूव करे इस मैग्नेटिक फील्ड में कि उस पर इतना फोर्स लगे। ठीक है, मतलब जब कोई चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लॉरेंट फोर्स अप्लाई होता है, तो ये लॉरेंट फोर्स दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, वो वेलोसिटी निकालना है जिससे वो उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला, F = ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, 4i + 3j इंटू 10 की पावर -10, Q की वैल्यू 10 की पावर -9। ठीक, V की वैल्यू Vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप k कैप क्रॉस V की वैल्यू
4 × 10⁻³ k कैप। तो सबसे पहले हम इधर इसको लाएंगे तो ऊपर माइनस का 1 बचेगा, इधर पे 10⁻⁻1 बचेगा, 4i + 3j। ठीक, यानी 0.4i तो 0.3j इक्वल टू, यहाँ से हम करेंगे, इधर देख रहे हैं, Vx Vy Vz i j k, और यहाँ k है तो i की वैल्यू भी 0 होगी और j की वैल्यू भी 0 होगी, 4 × 10⁻³ होगा। ठीक है, तो i लेना है तो i को छिपा देंगे पूरा, ये आएगा इस तरह से, 4 × 10⁻³ Vy -0, फिर j माइनस में होता हमेशा, j छिपा लेंगे, 4 × 10⁻³ Vx -0 प्लस k छिपा लेंगे, ये भी 0 और ये भी 0, 0 -0। ठीक है, तो i की वैल्यू आई यहाँ से 4 × 10⁻³ Vy माइनस j की वैल्यू आई 4 × 10⁻³ Vx j। ठीक है, ये आया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी इक्वल टू रखना है इसको। ठीक है, इसको इसकी इक्वल टू रखना है। यहाँ से अपन एक काम और कर रहे हैं, 4 × 10⁻³ कॉमन ले रहे हैं। ये हो जाएगा Vyi - Vx j। ठीक, ये आ गया इंटू 10⁻³ Vyi - Vx j। अब इसको नीचे कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0.4 × 4 × 10⁻³ i प्लस 0.3 4 × 10⁻³ j। ये हो जाएगा Vyi - Vx j। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻, ये 3 प्लस में जाएगा और ये 4 को इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 × 10⁻²/4। ठीक, i
आई, सॉरी ये 4 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, 100i प्लस 75j इज इक्वल टू वी वाई आई माइनस वी एक्स जे। यहाँ कंपेयर करेंगे तो वी वाई की वैल्यू आएगी 100 और वी एक्स की वैल्यू आएगी -75। A proton and a neutron, both having same kinetic energy, enter perpendicular into a uniform magnetic field B for motion of proton and neutron on circular path of radius rp and rd respectively. The correct statement is मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जी परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास 1 होता है और न्यूट्रॉन का मास 2 होता है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों इसमें जाएंगे तो इसमें जो लॉरेंट फोर्स है वो काम करने लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, इसलिए सर्कुलर पाथ कवर करेंगे। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर एक की आर पी है प्रोटॉन की, दूसरे की आर डी है, तो दोनों की रेडियस में रिलेशन निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ से लगाएंगे हम लोग एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू बी क्यू वी, बी से बी कट गया, इसकी जगह आ गया पी, ये आ गया आर, ये आ गया बी क्यू। ठीक है, अब इस के की जगह पी की जगह रखेंगे √2 के एम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पी, ये पी और इसमें रिलेशन होता है, ये आर बी क्यू, तो आर इधर आ जाएगा अगर तो इसकी वैल्यू होगी बी क्यू अपॉन 2 के एम। ठीक है, ये आर इज इक्वल टू √2 के एम बी क्यू, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √2 एम क्यू के। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन का केस है तो एम सेम रहेगा, प्रोटॉन का 1 रहेगा और क्यू भी 1 रहेगा। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन है तो ये 2m हो जाएगा और चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का। तो अब आर डी इज इक्वल टू √2